अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो महाटेट उर्दू मीडियम की वीडियो है, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम तीसरा पेपर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि 14 दिसंबर 2017 को मॉर्निंग सेशन में स्टार्ट हुआ था। ये वीडियो पेपर 3 के पहले पार्ट की वीडियो है। पार्ट फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के लिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तदरीस क्या है? CDP नफ्सियात का सवाल है ये। तदरीस क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं उसके लिए। बैनुल ज़ात असर व रसूख का फ़न, दूसरा है सीखने की हिदायत या सिमत, तीसरा है नफाज के नताइज का इंतज़ाम। इंग्लिश में अगर देखें हम ऑप्शंस, तो आर्ट ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस, एक दूसरे के जो ताल्लुकात होते हैं उसके असरात को सीखने का फ़न, गाइडेंस और डायरेक्शन ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए जो हिदायत और सिमत वगैरह दरकार होती है वो, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसीज ऑफ रीइंफोर्समेंट मतलब कोई भी चीज़ को अमल में लाना, तो उसके लिए जो अरेंजमेंट लगता है उसका इल्म। ऑप्शंस अगर देखें हम, तो तमाम ही ऑप्शंस मेल खाते हैं तदरीस के अमल से, इसलिए हम ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ दी अबव मज़कूरा तमाम। सवाल नंबर 2 है, दी गई शक्ल में जवाब वाली शक्ल के लिए दरियाफ्त करना है जो सवाल वाली शक्ल से मेल खाती है। सवाल में एक शक्ल दी गई है, शक्ल कुछ इस तरह है। ये सवाल वाली शक्ल है और ये शक्ल जवाब में से कौन सी शक्ल में मौजूद है वो लिखना है हमें। ए जो शक्ल है सवाल के अंदर, वो स्क्वायर के अंदर कुछ इस तरह की शक्ल है जो कि मेल नहीं खाती है। बी वाली शक्ल इस तरह से है, ये स्क्वायर का साइड आ जाएगा, ये मेल खा रही है। सी वाली जो शक्ल है कुछ इस तरह है, और डी वाली जो शक्ल है वो उसके अंदर स्क्वायर्स 2 इस तरह के हैं। तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। 2 फिगर्स है, ये वाली और ये वाली, इससे मिलती जुलती फिगर हमें निकालना है। अब इस पे देखेंगे हम, तो इसका हिस्सा ये वाला है कुछ इस तरह से, इस तरह से इसका ये वाला हिस्सा बनेगा, जो कि क्वेश्चन वाली फिगर से एग्जैक्ट मैच कर रहा है। बी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम इस सवाल के जवाब के लिए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, पोजीशंस पर मुकामात के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। उर्दू ट्रांसलेशन क्वेश्चन में आगे पीछे हो गया है, इसलिए सवाल को इस तरह से पढ़ेंगे हम। सवाल है, 6 दोस्त C, D, E, F, G और H एक सीधी कतार में शुमाल की तरफ रुख करके खड़े हैं। 6 दोस्त हैं जो कि एक सीधी कतार में है और उनका रुख, उनका फेस जो है वो शुमाल की तरफ, नॉर्थ की तरफ है। आगे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रहा है, D F के दाएं जानिब से दूसरे मुकाम पर खड़ा है। D जो है वो F के दाएं जानिब में है, यानी कि राइट साइड में है, और राइट साइड में सेकंड पोजीशन पर है। C H के बाएं जानिब से चौथे मुकाम पर है। C जो है वो H के लेफ्ट में है और 4th पोजीशन में है। H के बाद अगर काउंट करें तो चौथे नंबर पर लेफ्ट में C रहेगा, और H कतार के इंतहाई मुकाम पर नहीं खड़ा है। H कतार के इंतहाई मुकाम पर नहीं खड़ा है मतलब H कोई भी कॉर्नर पर नहीं है। E, D
डी के दाएं जानिब दूसरे मुकाम पर है, ई जो है वो डी के दाएं जानिब दूसरे मुकाम पर है, ई डी के राइट साइड में है और दूसरे नंबर पर है। तो ये जो है ये इंफॉर्मेशन दी गई है और इस इंफॉर्मेशन के ऊपर हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर तमाम लोगों को हुर्फ तहज्जी की तरतीब में खड़ा होने के लिए कहा जाए तो कितने लोगों के मुकाम तब्दील नहीं होंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर सबको खड़ा कर दिया जाए तो किस किस की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए, अब पेपर में आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन रहेगी ये इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी और लास्ट का जो पार्ट रहेगा, जैसे ये अगर तमाम लोगों को मंदरजा झैल में से कौन कतार के, तो ये चेंज होगा। तो जो पोजीशन रहेगी वो सारे ही क्वेश्चन के लिए सेम रहेगी। तो पोजीशन को हम एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और उसी के बेस पर अगले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आइए वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमसे बोल रहा है कि 6 दोस्त है सी डी ई एफ जी और एच, ये एक सीधी कतार में शुमाल की तरफ रुख करके खड़े हैं। 6 दोस्त है, ये जो है शुमाल की तरफ रुख करके खड़े हैं। अब शुमाल कौन सी जानिब होगा, इस जानिब होगा, तो इस तरफ इनका फेस है। 6 दोस्त है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और एच है। अब इसमें यहाँ पर हमें पता नहीं है कि किस पोजीशन पर कौन खड़ा है। उसको जानने के लिए हमें सवाल का अगला हिस्सा इंतहाई तवज्जो से देखना होगा। पहली इंफॉर्मेशन में दिया गया है डी एफ के दाएं जानिब से दूसरे मुकाम पर है। डी जो है वो एफ के दाएं जानिब से दूसरे मुकाम पर है। डी के राइट में सेकेंड पोजीशन पर एफ है, ये बोल रहा है। अब इस क्वेश्चन से डायरेक्टली हम लोकेट नहीं कर सकते, मतलब इस इंफॉर्मेशन से डायरेक्टली लोकेट नहीं कर सकते हैं हम। अगली इंफॉर्मेशन बोल रहा है सी एच के बाएं जानिब से चौथे मुकाम पर है। सी जो है वो एच के बाएं जानिब, सी एच के लेफ्ट साइड में चौथे मुकाम पर है। अब लेफ्ट साइड में चौथा मुकाम यानी कि इधर साइड में चौथे मुकाम पर आना चाहिए। तो सी यहीं पर कहीं पर होगा, इधर साइड में नहीं होगा। ये जो इंफॉर्मेशन है ये कौन से पॉइंट से डिस्क्राइब होती है, इस वाले पॉइंट से। एच कतार के इंतहाई मुकाम पर नहीं खड़ा है। एच जो है वो ना तो इस मुकाम पर है और ना ही इस मुकाम पर है। कतार का इंतहाई मुकाम मतलब ये वाले 2 पॉइंट। तो एच यहां पर भी नहीं है, एच यहां पर भी नहीं है, एच इन चारों में से कहीं एक जगह पर है। अब अगर हम एच को इन चारों में से इस जगह पर मानते हैं तो इस जगह पर मानने पर लेफ्ट साइड में सी नहीं आएगा चौथे मुकाम पर। यहां पर भी मानने पर लेफ्ट साइड में सी नहीं आएगा चौथे मुकाम पर, क्योंकि बाजू में सिर्फ 2 बच रहे हैं। यहां पर करने पर बाजू में 3 बच रहे हैं, यहां पर भी सी नहीं रहेगा। अगर एच को हम यहां पर लेते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में 4 मुकामात बाकी रहते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम एच की पोजीशन लोकेट कर सकते हैं। एच यहां पर हो जाएगा और सी जो है वो यहां पर आएगा। तो यहां पर हम सी को लोकेट कर देंगे। 2 पर्सन की पोजीशन मिल गई हमें, एच और सी की। अब अगली इंफॉर्मेशन में हमसे बोल रहा है कि डी और डी के हिसाब से एफ का मुकाम दे रहा है और ई का मुकाम दे रहा है। जो सबसे पहला सेंटेंस है इंफॉर्मेशन वाला, डी एफ के दाएं जानिब से दूसरे मुकाम पर खड़ा है। डी जो है एफ के दाएं जानिब से दूसरे मुकाम पर खड़ा है राइट साइड में यानी कि इधर साइड में एफ के दाएं जानिब से दूसरे मुकाम पर खड़ा है। अगर हम एफ यहां पर लेते हैं तो डी यहां पर आ जाएगा।
इस पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन हमसे अगली इंफॉर्मेशन में बोल रहा है कि ई जो है वो डी के दाएं जानिब दूसरे मुकाम पर है। ई जो है वो डी के दाएं जानिब दूसरे मुकाम पर है, तो इसे चेक करेंगे हम। डी यहां पर होगा अगर कभी, तो दाएं जानिब दूसरे मुकाम पर यानी कि ई यहां पर है, यानी ये हमारा आंसर पोजीशन जो है वो राइट रहेगी। अगर हम डी को यहां पर लेते हैं तो एफ के राइट साइड में दूसरे मुकाम पर डी होगा, ऐसा नहीं होगा, इसलिए वो पोजीशन जो है गलत हो जाएगी। इसलिए डी को हम यहां पर भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दो राइट साइड में सेकेंड पोजीशन पे उसके ई रहना जरूरी है। तो यहां पर डी हो जाएगा और यहां पर ई होगा और यहां पर एफ होगा। पहला वाला जो सेंटेंस है, डी एफ के दाएं जानिब से दूसरे मुकाम पर खड़ा है, डी एफ के दाएं जानिब से यानी कि राइट साइड में दूसरे मुकाम पर खड़ा है। सेकेंड है, सी एच के बाएं जानिब से चौथे मुकाम पर खड़ा है, सी एच के बाएं जानिब यानी कि लेफ्ट साइड में चौथे मुकाम पर खड़ा है। तो 1 2 3 4 ये सी आ गया। और लास्ट वाला है, सेकेंड लास्ट है, एच कतार के इंतहाई मुकाम पर नहीं खड़ा है, एच ना तो यहां पर है ना ही यहां पर है। एंड देन ई डी के दाएं जानिब दूसरे मुकाम पर है, ई जो है वो डी के राइट साइड में दूसरे मुकाम पर है। तो इस तरह से ये पांचों पर्सन्स की पोजीशन मिल जाएगी हमें। बचता कौन है? जी बचता है, तो जी की पोजीशन यहां पर होगी। सो ये रहेगा हमारा अरेंजमेंट आंसर के लिए। सबसे पहले है सी, यहां पर है एच, यहां पर है ई, देन यहां पर है डी और फिर एफ और जी। अब इसी को देखकर हम क्या करेंगे, जितने भी सवाल है इस पोजीशन से रिलेटेड, 6 दोस्तों के क्वेश्चन से रिलेटेड, वो तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम। सो यहां पर सवाल नंबर 3 में हमसे बोल रहा है कि अगर तमाम लोगों को हुर्फ़े तहज्जी की तरतीब में खड़ा होने के लिए कहा जाए तो कितने लोगों के मुकाम तब्दील नहीं होंगे। अब ये पोजीशन मिल गई है, लेकिन अब यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है कि इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में खड़े करते हैं अगर कभी, तो कितने लोगों के मुकाम तब्दील नहीं होंगे, ये हमसे पूछा है। अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहेंगे हम तो वो हो जाएगा सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से। तो पोजीशंस कुछ इस तरह से हो जाएगी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी और जी के बाद एच। तो कितनों की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ये हमसे बोल रहा है। एफ सेकेंड पोजीशन पर है, ये पोजीशन चेंज हो गई। जी सेकेंड पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पे है, इसकी पोजीशन भी चेंज हो गई। डी जो है वो फोर्थ पोजीशन पर है, इसकी पोजीशन भी चेंज हो गई। एच इसकी भी हो गई और ई तो थर्ड पे आया था, यानी इसकी भी हो गई। तो इन तमाम की पोजीशन चेंज हो रही है। कितनों की नहीं हो रही है? सिर्फ सी की नहीं हो रही है, यानी कि एक पर्सन है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ऑप्शन में A1, B2, C3 और D नन दिया गया है, कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन A1 हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, ही कैन प्ले डैश फ्लूट। सवाल नंबर 4 है, एक जुमला दिया गया है हमें, ही कैन प्ले डैश फ्लूट, और आर्टिकल से फिल इन द ब्लैंक करना है हमें, मतलब ब्लैंक को कंप्लीट करना है आर्टिकल के थ्रू। अब यहां पर देखिए, ये जो फ्लूट है ये स्पेसिफिक नाउन है, ही के हिसाब से ये एक स्पेसिफिक नाउन है। ही कैन प्ले फ्लूट, वो बांसुरी बजा सकता है, मतलब ये बोला जा रहा है कि इस बंदे में एक खासियत है कि वो एक खास चीज को इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि फ्लूट जो हो गया ये एक स्पेसिफिक नाउन हो गया। जब भी स्पेसिफिक नाउन आते हैं सेंटेंस में और वहां पर आर्टिकल यूज करना हो तो हम द का आर्टिकल यूज करते हैं। इससे पहले वाले पेपर में, पेपर 2 में जितने भी आर्टिकल के क्वेश्चन थे वहां पर क्या था, सारे
एडजेक्टिव्स दिए जा रहे थे, एडजेक्टिव से पहले खाली जगह दी जा रही थी और आर्टिकल यूज करने के लिए बोल रहा था। जिस तरह से एडजेक्टिव के पहले द का आर्टिकल यूज किया जाता है, उसी तरह से स्पेसिफिक नाउन से पहले द का आर्टिकल यूज किया जाता है। इसलिए हम द वाला आर्टिकल यूज करेंगे यहाँ पर। ए वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली 1 इज स्पेल्ड करेक्टली, फाइंड द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। 4 वर्ड दिए गए हैं, उसमें से सिर्फ एक ही की स्पेलिंग सही है, सही स्पेलिंग वाला वर्ड हमें निकालना है। सबसे पहला ए जो है वो है अग्रेशन, अग्रेशन की स्पेलिंग राइट है यहाँ पर। बी है अपीयरेंस, अपीयरेंस में डबल पी आता है इसलिए ये रॉन्ग होगा। सी है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में जी यू के बाद में ई नहीं आता है, जो बीच वाला ई दिख रहा है एम से पहले वो नहीं आता है, इसलिए ये रॉन्ग स्पेलिंग है। असैसिनेशन, इसके अंदर लास्ट में ई नहीं आता है, इसलिए ये स्पेलिंग भी रॉन्ग रहेगी। यानी कि राइट स्पेलिंग कौन सी है, सिर्फ ए वाली अग्रेशन, ए वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज सवाल नंबर 6, विच इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जदीद दौरी जदवल का सबसे पहला आंसर क्या है, ये सवाल होगा। एक्चुअली आंसर है उसका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसका जौहरी अदद 1 है, उसी से जदीद दौरी जदवल स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7, एक कहानी या वाकया दिया गया है, उसके कुछ जुमले हैं, जुमले बेतरतीब दिए गए हैं, उन्हें तरतीब में लगाकर हमें सवालों के जवाब देना है। ये भी सवाल नंबर 3 टाइप का सवाल है, एक ही बार इंफॉर्मेशन रहेगी और उसे हमने अलग अलग सवालों में यूज करना है। सवाल है, नीचे दिए गए 5 जुमलों P, Q, R, S और T को एक बामानी इक़्तिबास बनाने के लिए मुनासिब अंदाज में तरतीब दीजिए और दिए गए सवाल का जवाब दीजिए। जुमले दिए गए हैं, P वाला, इसने दीवार में सुराख कर दिया। Q वाला, कोठरियों के दरमियान ईंट की दीवार थी। R वाला, वो अपने दोस्त से बात कर सकता था। एस वाला, वो जेल में था। और टी वाला, इसका दोस्त बाजू वाली कोठरी में था। अब यहाँ पर देखिए तमाम जुमले जो है वो जेल में जाने के बाद होंगे, तो इसलिए सबसे पहला वाला जो जुमला रहेगा वो रहेगा वो जेल में था या जेल में है। उर्दू में जेल में है दिया गया है, इंग्लिश में था दे रहा है या था, दोनों में से एक ले सकते हैं। बाकी तमाम जुमले थे में, था में, थी में ही दे रहा है, इसलिए हम था लेंगे। वो जेल में था, तो सबसे पहला वाला जुमला एस होगा, वो जेल में था। अब बाकी बचते हैं, इसका दोस्त बाजू वाली कोठरी में था, वो अपने दोस्त से बात कर सकता था। कोठरियों के दरमियान ईंट की दीवार थी, इसने दीवार में सुराख कर दिया। ऑब्वियसली टी वाला जुमला इसके बाद आएगा, इसका दोस्त बाजू वाली कोठरी में था। अब वो उसके दोस्त से बात कर सकता था, कब बात करेगा, जब उसकी आवाज इधर से उधर जाएगी, और आवाज को इधर से उधर जाने के लिए हवा का होना जरूरी है। तो वो क्या कर रहा है, सुराख कर रहा है, तो इस तरह से ये आगे बढ़ रही है। अब पहला जुमला है वो जेल में था, दूसरा है इसका दोस्त बाजू वाली कोठरी में था। अब कोठरी में था, इसके बाद वाला को जुमला कौन सा आएगा, कोठरियों के दरमियान ईंट की दीवार थी। दीवार कैसी थी ये मालूमात इसके बाद की होगी, इसलिए क्यू वाला जुमला इसके बाद आएगा। और फिर इसने क्या कर दिया, कोठरियों के दरमियान ईंट की दीवार थी, तो उसने उसमें सुराख कर दिया और फिर वो दोनों एक दूसरे से बात कर सकते थे। तो पी वाला जुमला जो रहेगा वो चौथा रहेगा। और उसके बाद में लास्ट वाला जुमला वो अपने दोस्त से बात कर सकता था, आर वाला जुमला। इस तरह से 5 जुमलों की तरतीब होगी इसके अंदर। तो बामानी इक़्तिबास बनाने के लिए जुमलों की तरतीब कुछ इस तरह से होगी। एस वो जेल में था, टी इसका दोस्त बाजू वाली कोठरी में था, क्यू कोठरियों के दरमियान ईंट की दीवार थी, पी इसने दीवार में सुराख कर दिया, और आर वो अपने दोस्त से बात कर सकता था। फाइनली ये वाला सीक्वेंस रहेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए दोबारा तरतीब देने के बाद कौन सा जुमला
पांचवा होना चाहिए, पांचवा यानी कि सबसे लास्ट वाला जुमला कौन सा होना चाहिए, वो हमसे पूछ रहा है। आर वाला जुमला सबसे लास्ट होना चाहिए, ऑप्शन ए आर को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल, इस सर्च में कितने टर्म सिफर है, 72, 76, 72, 68 कैरी ऑन से लेकर सिफर तक जा रहा है। इस अददी सिलसिले में कौन कितने नंबर का रुकन जो है वो सिफर है, इस तरह से ये सवाल है, ये हमसे पूछ रहा है। अब हिसाबी तसाउद के हिसाब ज़ाब्ते से इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। हिसाबी तसाउद से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीक्वेंस लिख लेंगे। सवाल नंबर 8 सीक्वेंस दे रहा है हमें 76, 72, 68 से लेकर सिफर। 76 जो है वो पहले मुकाम पर है, 72 दूसरे, 68 तीसरे। तो इस तरह से सिफर कौन से मुकाम पर होगा ये हमसे सवाल पूछ रहा है। इसके लिए हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, TN मसावी A जमा N मनफी 1 D। अब TN जो है ये जो रुकन है वो लेते हैं हम, सीफर का मालूम करना है हमें तो सीफर लेंगे TN की जगह पर। N यानी कि वो कौन से मुकाम पर है, कितने नंबर पर है, ये रहता है TN, nवें मुकाम पर सीफर है, इस तरह से लेंगे हम। मसावी A जो होता है वो सबसे पहला रुकन होता है, यहाँ पर A की कीमत है 72, तो इसे हम लेंगे 72 जमा N यानी कि कितने मुकाम पर है, यही चीज हमें मालूम करना है। तो N को एज इट इज रखेंगे, मनफी 1। D जो होता है वो मुश्तरिक फर्क होता है जो कि इस तरह से निकाला जाता है, T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2 या फिर T4 माइनस T3, इस तरह से निकाला जाता है। तो T2 माइनस T1 करके निकाल लेंगे हम, 72 मनफी 76 ये होता है मनफी 4। तो इस तरह से यहाँ पर आएगा मनफी 4। अब मनफी 4 आने के बाद इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे हम। सिफर मसावी 72, मनफी 4 को इस पूरे ब्रैकेट से ज़रब देने पर ये ब्रैकेट मनफी हो जाएगा, यानी कि ये जो जमा की अलामत है ये भी मनफी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा मनफी 4 ब्रैकेट में n मनफी 1। हम क्या करेंगे, इस मनफी 4 ब्रैकेट n मनफी 1 के टर्म को पूरा राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, तो ये माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, यानी कि 4n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 72। 4 जो है इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, उसे वापस से चेंज करेंगे। अब यहाँ देखिए मनफी से यहाँ पर आकर मुस्बत में हुआ, अब ये जो है मुस्बत के साथ मतलब मुस्बत 4 जो है वो ब्रैकेट में n मनफी 1 की अलामत के n मनफी 1 के साथ ज़रब में है, इधर पर आएगा तो तकसीम में हो जाएगा। तो n मनफी 1 जो होगा उसकी वैल्यू होगी 4 एकन 4 बचा 3, 4 अठा 32। यहाँ पर हमें A लेना था, मैंने T2 ले लिया, सेकेंड वाला टर्म ले लिया। A जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, ये 76 रहेगा इसलिए। तो n मनफी 1 जो हो जाएगा वो क्या होगा, 76/4 होगा। 4 एकन 4, 4 एकन 4 बचा 3, बचे बनेगा 36, 4 ना है 36। तो n मनफी 1 की कीमत जो आएगी वो 19 आएगी। n मनफी 1 मसावी 19, n मसावी मनफी 1 इधर आएगा, जमा हो जाएगा 19 जमा 1 यानी कि 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीफर है वो 20वें मुकाम का रुकन है। तो ऑप्शन देखेंगे हम 33, 31, 20th और 22nd। सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा, 20th वाला 20वां। नेक्स्ट है सवाल नंबर 9। क्वेश्चन उर्दू में ट्रांसलेशन में खासी गड़बड़ है, इंग्लिश में पढ़ लेंगे हम इस क्वेश्चन को। फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द गिवन वर्ड्स, अपर माइनॉरिटी सेंटिनल स्पॉन्सर। 4 वर्ड्स के ऊपर ये बेस्ड है क्वेश्चन है, इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी देन विच वर्ड्स विल कम सेकेंड, विच वर्ड विल कम सेकेंड, नॉट वर्ड्स, वर्ड।
सो अगर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगा लेते हैं हम इन वर्ड्स को, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? वर्ड्स जो है वो है अपर, माइनॉरिटी, सेंटिनल और स्पॉन्सर। अब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अगर हम देखते हैं तो माइनॉरिटी वाला सबसे पहले आएगा, माइनॉरिटी के बाद में एस वाले आएंगे दोनों, क्योंकि एम के बाद एस आता है, और फिर अपर आएगा यानी कि यू वाला वर्ड आएगा। अब यहां पर देखना है कि सेंटिनल और स्पॉन्सर इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा। तो एस के बाद वाला वर्ड कंसीडर करेंगे हम। सेंटिनल में एस के बाद ई है और स्पॉन्सर में एस के बाद पी है। ई पी से पहले आता है यानी कि सेंटिनल स्पॉन्सर से पहले आएगा, तो सेकंड नंबर पे जो रहेगा वो सेंटिनल रहेगा। सेंटिनल आंसर रहेगा इसका। ऑप्शंस में वो सी दिया गया है, सी को हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 10, काना डोळा करणे या वाक प्रचाराचा अर्थ काय? काना डोळा करणे इस मुहावरे का, कहावत का मतलब क्या है? तिरपा डोळे करणे, लक्ष ना देणे, कानाकडे बघणे, डोळ्यात डोळे टाकणे। तिरपा डोळे करने मतलब नजर को तिरछी करके देखना, लक्ष्य ना देने, ध्यान ना देना, काना कड़े बघने, कान की तरफ देखना, डोळ्यात डोळे टाकने, आंखों में आंखें डालना। काना डोळे करने के लिए एग्जैक्ट उर्दू में कहावत है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, यानी कि ध्यान ना देना। ऑप्शन बी लक्ष्य ना देने, ये ऑप्शन राइट रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है सिटिंग अरेंजमेंट वाला, मतलब पोजीशन और अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन 6 दोस्तों का। क्वेश्चन को रीड करके हमने पोजीशन सिलेक्ट कर ली थी। पोजीशंस कुछ इस तरह से है, सी एफ जी डी एच ई। यहां पर हमसे सवाल में पूछ रहा है मंदरजा झैल में कौन इन लोगों की नुमाइंदगी करता है जो लाइन के इंतहाई इख्तिताम पर खड़े हैं? जो लाइन के एकदम एंडिंग में खड़े हैं उनका वो वाले पर्सन्स को हमें निकालना है। सवाल में दिया गया था एच ना तो इंतहाई मुकाम पर है, कोई भी इंतहाई मुकाम पर नहीं है, तो एच वाला तो निकल जाएगा यहाँ से, यानी कि एफ एच और सी एच ऑप्शन दोनों निकल जाएगा। सी और डी बचता है। सी और डी में से कौन ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पोजीशंस पर यानी कि इंतहाई मुकाम पर खड़े हैं, वो देखना पड़ेगा हमें। डी यहाँ पर है, बीच में है, तो डी नहीं होगा। सी और ई, सी और ई, सी ये वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा, यानी कि आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट इज सवाल नंबर 12, श्वेता मोल तोल में बहुत माहिर है, एक बार वो अपने करीबी वो एक करीबी दुकान पर गई। श्वेता जो है वो मोल तोल में बहुत माहिर है, और एक बार वो अपनी करीबी दुकान पर गई। जब श्वेता ने शैम्पू की कीमत का पूछा तो दुकानदार ने इसकी असल कीमत में 15% इजाफा करके कीमत बताई। अब दुकान पर जाने के बाद ऑब्वियसली वो क्या करेगी? मोलतोल करेगी, क्योंकि वो मोलतोल में बहुत माहिर है। जब उसने दुकानदार से शैम्पू का प्राइस पूछा तो उसने जो भी प्राइस है उससे बढ़ाकर बताया। कितना बढ़ाया? 15% बढ़ाया। मतलब मान लीजिए अगर कभी 100 रुपये है तो 100 का उसने 115 बता दिया, 15% बता दिया। लेकिन श्वेता ने 15% की कीमत में कमी पर इसरार किया। अब बताई हुई कीमत पर श्वेता ने क्या किया? बोला कि 15% डिस्काउंट दो। मतलब प्राइस था उसका 100 रुपये, लेकिन दुकानदार ने बोला 115 रुपये। तो श्वेता ने क्या किया कि इस 115 रुपये के ऊपर 15% का डिस्काउंट दो, इस तरह से कहा। तो दुकानदार ने उसे क्या किया? 15% का डिस्काउंट करके फरोख्त किया। दुकानदार का मुनाफा या नुकसान क्या होगा? तो दुकानदार को नफा होगा या नुकसान होगा ये पूछ रहा है, और होगा तो कितना होगा ये भी हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे बेसिक कंसेप्ट जो ये है कि दुकानदार ने अपनी खरीदी हुई कीमत से 15% का ज़्यादा बताकर, मतलब जो खरीदी हुई कीमत नहीं, फरोख्त कीमत जो भी जितने भी वो बेचता है उसका 15% बढ़ाकर कहा। तो
बढ़ा कर कहने पर उसने बढ़ी हुई कीमत पर 15% मांगा, तो ये दोनों अलग है। 100 में 15 यानी कि 115 हो जाएगा। तो श्वेता 15% का डिस्काउंट 100 रुपए पे नहीं मांग रही है, बल्कि 115 रुपए के ऊपर मांग रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जो कि हमें याद रखनी होगी। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 100 रुपए के कंसेप्ट से ही लेकर जाएंगे हम इस चीज को। फर्ज करें कि शैम्पू की जो कीमत है वो 100 रुपये है। अब 100 रुपये है, यानी कि दुकानदार ने उसकी बताई कीमत वो हो जाएगी 115 रुपये। और श्वेता ने जिस कीमत पर मांगा, श्वेता ने 15% कम कीमत पर मांगा। तो वो कीमत जो हो जाएगी वो 115 मनफी इसका 15%, 115 मनफी इसका 15% होगी। यानी कि 85/100 ज़रब 115। अब यहां पर 85 क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि उसने 15% कम करके मांगा था। 100 में से 15 को निकालेंगे फीसदी के लिए। याद रखिए ये फीसदी है, और ये जो असल कीमत दुकानदार ने उसे बताई थी वो वाली कीमत है। तो इस तरह से ये होगा 85/100 ज़रब 115। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 85 ज़रब 115/100 5 के पहाड़े से तकसीम करेंगे। 5 दूनी 10, सिफर का सिफर, 5 दूनी 10, बचा 1, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 एकन 5, बचा 3, 5 सते 35, 17 ज़रब 23/4। 17 ज़रब 23/4, 4 एकन 4, 4 पंजे 20, अशारिया 3 के आगे सिफर लगेगा, 4 सत्ते 28, 30 में से 28 गया, बचा 2, 2 के आगे सिफर लगेगा, 4 पंजे 20। ये हो जाएगा 17 ज़रब 5.75। अब क्या करेंगे हम? 17 और 5.75 को ज़रब दे देंगे। 17 पंजे 85 का 5, हासिल आया 8, हासिल में रहेगा 8, 17 सत्ते 119, 119 और 8 ये होगा 127, 127 का 7, हासिल में रहेगा 12, 17 पंजे 85 और 12 ये होगा 97। तो इस तरह से 97.75 ये जो रहेगी ये कीमत रहेगी जो कि श्वेता को पे करना पड़ेगी। तो 97.75 की कीमत श्वेता को पे करना पड़ेगी। हमने क्या माना था कि शैम्पू की कीमत जो है वो 100 रुपये है, और फिर दुकानदार ने उसे 115 रुपये बताया, यानी कि कम से कम 100 रुपये में बिकना ज़रूरी है। वो अब 100 रुपये में नहीं बिक रही है, बल्कि 97.75 रुपये में बिक रही है। यानी कि दुकानदार को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, इसलिए दुकानदार को नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है? नुकसान जो है वो 100 मनफी 97.75 का हो रहा है। 97 रुपये 75 पैसे में बिकेगी, तो बचेगा कितना? 2 रुपये 25 पैसे। तो 2 रुपये 25 पैसे का नुकसान हो रहा है दुकानदार को।
ऑप्शन देखेंगे हम यहाँ पर, ऑप्शंस कुछ इस तरह से है। ए वाला ऑप्शन नो लॉस, बी 1.5% का मुनाफा, सी 2.5% का नुकसान और डी इनमें से कोई नहीं। सो 2.25 का नुकसान कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे हम। अब ये जो है ये नॉमिनल वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसी तरह के सवालात हम एक ज़ाब्ते से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक वाइज सॉल्व कर सकते हैं। वो ज़ाब्ता कुछ इस तरह से रहेगा। जो नफा या नुकसान है वो क्या होगा, नफा जो नफा या नुकसान है उसे देखने के लिए हम ये देखेंगे कि जो बढ़त और घटत हो रही है वो मसावी है या नहीं है। अब दुकानदार बढ़ा रहा है 15% से और श्वेता उसे कम कर रही है 15% से, यानी कि क्या हो रहा है, जितनी बढ़त हो रही है उतनी घटत हो रही है। तो मसावी बढ़त या मसावी घटत, अगर ये दोनों सिचुएशन होती है तो इस सिचुएशन में हमेशा नुकसान होता है। क्या होता है, नुकसान होता है। अब इस नुकसान को निकालने के लिए जो ज़ाब्ता होता है वो होता है कुछ इस तरह से, नुकसान मसावी बढ़त ज़रब घटत बटे 100। जितने फीसद की बढ़त हो रही है और जितने फीसद की घटत हो रही है वो दोनों लिखकर ज़रब में उसे 100 से तकसीम करना पड़ता है। यहाँ पर बढ़त है 15% की और घटत भी है 15% की, तो 15 ज़रब 15 बटे 100 होगा। 15 और 15 का ज़रब यानी कि 15 का मुरब्बा ये होता है 225, 225 बटे 100 ये होगा 2.25%। दोनों मसावी है यानी कि नुकसान हो रहा है, कितना हो रहा है वो इस फार्मूले से निकालेंगे हम, बढ़त ज़रब घटत बटे 100, 2.25% का नुकसान हो रहा है। ट्रिक वाइज अगर फार्मूला बेस सॉल्व करना है हमें तो इस तरह से हम उसे निकालेंगे। ये था सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 13 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 13 जज़र का सवाल है। जज़र 25 बटे 9 ज़रब जज़र 9 बटे 36। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तमाम ही अलामतें ज़रब में है, जज़र में है, इसलिए सिंगल जज़र ले लेंगे हम। 25 बटे 9 ज़रब 9 बटे 36। 9 और 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 9 और 9 कैंसिल होगा, बचेगा 25 बटे 36। जज़र में सिंप्लीफाई करेंगे तो जज़र में 25 बटे जज़र में 36, 25 का जज़र मुरब्बा 5 और 36 का जज़र मुरब्बा 6, तो 5 बटे 6 ये आंसर रहेगा। ऑप्शन ए ही राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है एक यूपीएस क्या चीज़ होती है वो निकालना है हमें। यूपीएस जो होता है वो बेसिकली कंप्यूटर्स वगैरह में यूज़ करते हैं हम, जो कि इन्वर्टर की तरह काम करता है। यानी क्या करता है ये, इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप प्रोवाइड करता है हमें। ऑप्शंस है इसके अंदर, लिमिट्स डैमेज कॉज बाय फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डैमेजेस को कम करने के लिए यूज होता है। प्रोवाइड्स बैटरी बैकअप फॉर अ लिमिटेड टाइम, डिलीवर्स इलेक्ट्रॉनिक मैसेज वाया अ बस, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज डिलीवर करता है। कंडक्ट अ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट और पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इन चारों में से जो राइट ऑप्शन है वो है प्रोवाइड्स बैटरी बैकअप फॉर अ लिमिटेड टाइम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में मराठी का सवाल दिया गया है, सुगंध या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता। सुगंध यानी कि खुशबू, इसका विरुद्धार्थी शब्द निकालना है हमें। विरुद्धार्थी शब्द यानी कि बदबू से रिलेटेड वर्ड निकालना है हमें। श्वास यानी कि बो होता है, ना अच्छी ना बुरी, ना खुश ना बद। श्वास यानी कि बो। परिमड़ का मीनिंग भी
बो केस में ही लिया जाता है, लेकिन अच्छी वाली जिसे खुशबू कहते हैं, फ्रेग्रेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, परिमल, परफ्यूम्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। दर्प, दर्प यानी कि एकदम तेज़ बो जो होती है ना, ये ना तो बदबू होती है ना खुशबू होती है, लेकिन एकदम तेज़ बो जो होती है उसे दर्प कहा जाता है। और नेक्स्ट है दुर्गंध, दुर्गंध यानी कि बदबू। सो विरुद्धार्थी शब्द जो है सुगंध का, वो दुर्गंध है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 के अंदर स्टोरी वाला क्वेश्चन ही दिया गया है। पूरा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, लास्ट में सिर्फ हमसे पूछ रहा है दोबारा तरतीब देने के बाद कौन सा जुमला चौथा होना चाहिए। तरतीब दी थी हमने, और चौथे नंबर पर जो जुमला आ रहा है वो पी का जुमला आ रहा है। इसने दीवार में सुराख कर दिया। ऑप्शंस में ए के ऊपर दिया गया ये ऑप्शन, पी यानी ए ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम इसके लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, सवाल नंबर 17। बचपन के दौरान तशद्दुद डैश तजुर्बे का नतीजा हो सकता है। मतलब अगर बचपन में बच्चा तशद्दुद से गुजर रहा है तो वो कौन से तजुर्बात से, किस चीज़ों के ज़रिए उसके ऊपर तशद्दुद किया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड बुलिंग, ऑल ऑफ द अबव, और डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद, बच्चे के साथ ज़्यादती, और बच्चे को चिढ़ाना। बुलिंग यानी कि सताना, चिढ़ाना, बच्चे आपस में एक दूसरे को जो चिढ़ाते सताते हैं वो, ये तीनों वजूहात दी गई है। ये तीनों ही जो वजूहात है वो तशद्दुद की अलामत हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव को सिलेक्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 18। 151 ज़रब 439 ज़रब 156 ज़रब 289 में हासिले ज़रब में इकाई का हिंसा क्या होगा, इस तरह से सवाल पूछ रहा है। इकाई का हिंसा पूछ रहा है मतलब जितने भी सवाल में नंबर्स दिए गए हैं तमाम के इकाई के हिंसे को ज़रब देने पर जो हिंसा हासिल होगा वही जवाब रहेगा। 151 का 1, 439 का 9, 156 का 6 और 290 का 9, इन तमाम को ज़रब देंगे हम, और जो हासिल ज़रब रहेगा वो इकाई का हिंसा जवाब रहेगा। 1 ज़रब 9 होता है 9, 9 छंग 54 होता है, और 54 को 9 से ज़रब करने पर यानी कि 4 को 9 से ज़रब करने पर इकाई के मुकाम पर आता है 6। तो 9 चौक 36, 36 का 6, ऑप्शंस में डी ऑप्शन 6, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 26 नवंबर 2008। 26 नवंबर 2008 को हफ्ते का कौन सा दिन था। डेट रिलेटेड क्वेश्चन है ये। फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला कुछ इस तरह से है। तारीख कोड, तारीख, महीना कोड, सदी कोड, साल, लीप साल, इन तमाम की जमा करके 7 से तकसीम करना है, और तकसीम करने के बाद में जो बाकी आता है वो बाकी हमें दिन का कोड देता है, और फिर दिन के कोड को इस्तेमाल करके हम उसका आंसर निकालते हैं। यहाँ पर डेट जो दी गई है वो है 26 नवंबर 2008, इस तरह से डेट होगी ये। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि ये लीप का साल है या नहीं। लीप का साल है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम दिए गए साल को 4 से तकसीम करते हैं। 4 एकन 4, 4 पंजे 20, आगे सिफर है तो सिफर एज इट इज आएगा। सिफर और 8, 8 होता है, यानी कि 4 दूनी 8। अब पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो रहा है 4 से ये, यानी कि ये लीप का ही साल है। तो लीप का साल है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तारीख जो रहेगी वो 26 रहेगी। महीने का कोड, महीने का कोड
ये जो रहेगा लीप साल के लिए अलग होता है और सादा आम साल के लिए अलग होता है। लीप सालों के लिए महीने का जो कोड होता है वो 034, 025, 036, 146 होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब लीप साल हो या आम साल हो, नवंबर के लिए दोनों के लिए 4 ही होता है, तो महीना कोड 4 लेंगे हम। महीना कोड के बाद है सदी कोड। सदी कोड 400 से तकसीम होने वाली सदी से 6 से स्टार्ट करते हैं हम, जैसे 1200, 1300, 1400, 1500, 6, 4, 2, 0। 1500 के बाद 1600 यानी कि 400 से तकसीम होने वाली सदी, 6, 4, 2, 0, 2000, 2100, 2200, 2300। इसमें जो हमारी मतलूबा सदी है वो 2000 की सदी है। 2008 साल दे रहा है यानी कि 2000 की सदी है, तो हमारा जो सदी का कोड रहेगा वो रहेगा 6। सदी कोड ये हो जाएगा 6। सदी कोड के बाद में ज़ाब्ते में जो होता है वो होता है साल। साल जो है सिंपली 08 यानी कि 8 लेना है हमें, तो साल लेंगे हम 8। अब लीप सालों की तादाद निकालना है उस सदी के अंदर। लीप सालों की तादाद कैसे निकालेंगे हम? जो साल है साल को 4 से तकसीम कर देंगे। क्या करेंगे? साल को 4 से तकसीम कर देंगे तो हमें लीप सालों की तादाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर 08 को 4 से तकसीम करेंगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 2/1 यानी कि 2, तो ये हो गई लीप सालों की तादाद। ये है 2। तो ये तमाम चीज़ें काम की है हमारी। इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमें ज़ाब्ते में कीमतें रखना है। सबसे पहले है तारीख 26 जमा, फिर है महीना कोड, फिर है सदी कोड, फिर है साल और फिर है लीप सालों की तादाद। इन तमाम को जमा करके 7 से तकसीम करना है हमें। इन तमाम को जमा करेंगे अगर हम, 26 और 4 30, 30 और 6 36, 36 और 8 44, 44 और 2 46। ये होता है 46/7। अब क्या करना है हमें? 46 को 7 से तकसीम करना है और बाकी कितना बच रहा है वो देखना है। तो 46 को 7 से तकसीम करेंगे हम, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 46 में से 42 गया, बचा 4, यानी कि 46 को 7 से तकसीम करने पर जो बाकी बच रहा है वो बच रहा है 4। तो दिनों के कोड में 4 देखेंगे हम और उसके हिसाब से फाइनल आंसर सिलेक्ट करेंगे। दिनों के कोड संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 0। सो चौथा वाला जो कोड है वो वेडनेसडे के लिए यानी कि बुध के लिए आ रहा है। सो हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा बुध, वेडनेसडे। वेडनेसडे ऑप्शंस में डी दिया गया है, डी वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, रोशनी की रफ्तार किस में सबसे ज्यादा होती है? जवाबात है हीरा, पानी, खला और शीशा। अब जो वास्ता है वो जितना ज्यादा लतीफ रहेगा उतनी ज्यादा उसकी स्पीड रहेगी, रोशनी की रफ्तार रहेगी। अब इसके अंदर सबसे लतीफ वास्ता जो है वो वैक्यूम है। खला की कसाफत एक्चुअली में 0 है, यानी कि उसके अंदर कोई भी कसाफत नहीं है, यानी कि इसी के अंदर रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, सवाल नंबर 21 है। स्टोरी वाला क्वेश्चन वापस से आया है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि दोबारा तरतीब देने के बाद कौन सा जुमला तीसरा होना चाहिए? तीसरे नंबर का जुमला कौन सा होना चाहिए? ये हमारा आंसर है STQPR, इस तरह से। थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है वो है क्यू कोठरियों के दरमियान ईंट की दीवार थी, तो क्यू वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 22। खालील पैकी शुद्ध वाक्य कौन थे? शुद्ध जुमला यानी कि सही जुमला निकालना है हमें। घराची पडझड झाली, घराची पानगड झाली,
घराची भानगड झाली आणि घराची अडगड झाली। अब इन चारों जुमलों में सब्जेक्ट जो है वो कॉमन है, घर। अब घर के साथ में क्या हुआ वो बोलना है हमें। पडझड झाली, पानगड झाली, भानगड झाली, अडगड झाली। इसके अंदर ऑप्शन ए जो है वो राइट रहेगा, पडझड झाली। पडझड़ का मतलब होता है गिरना या टुकड़े टुकड़े होना, गिरना या टुकड़े टुकड़े होना। पडझड़ होने म्हणजे गिरना या टुकड़े टुकड़े होना। सो ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। जहानत के मुताबिक उसूल किसने पेश किए थे? हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ये पेश करने वाले जो थे वो कौन थे? गार्डनर थे। इसलिए ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे हम। सवाल नंबर 24 है, हुर्फी सिलसिले के ऊपर मुश्तमिल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, ए बी ए डैश डैश ए डैश डैश बी ए डैश डैश बी डैश। इस तरह से हुर्फी सिलसिला दिया गया है। अब क्या बोल रहा है कि आखिरी 5 हुरूफ कौन से होंगे ये आइडेंटिफाई कीजिए। सवाल नंबर 24 सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ए देन बी देन ए देन ब्लैंक स्पेस, अगेन ब्लैंक स्पेस, फिर है ए, फिर ब्लैंक स्पेस, फिर है ब्लैंक स्पेस, फिर है बी, फिर है ए, देन ब्लैंक स्पेस एंड देन बी एंड देन ब्लैंक स्पेस। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले गैस ही करना पड़ता है। अब यहाँ पर है ए बी, ए के बाद में 2 बी लेंगे, अगर हम यहाँ पर 2 बी लेंगे तो ये 3 बी हो जाएंगे। फिर ए के बाद में बी बी बी, तो ए बी बी ए बी बी ए बी बी बी। इस तरह से ये आंसर रहेगा। ए बी, फिर हो जाएगा ए बी बी, देन ए बी बी, देन ए ट्रिपल बी एंड देन लास्ट में ए बी 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 4 टाइम। ठीक है, तो इस तरह से सीरीज कंप्लीट होगी। अब हमें क्या करना है, लास्ट के 5 निकालना है। लास्ट के 5 जो है वो है ए बी 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 बी, ए बी 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 बी, ए 4 टाइम्स बी। ये वाला ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है, इसीलिए बी ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 25। टीचर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड टू ऑब्जर्व द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। हिंदुस्तान में यौम असातिज़ा डैश की यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। सबको पता है हमें ये, क्योंकि हम टीचर ही है फ्यूचर के। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की के यौम पैदाइश पर यौम असातिज़ा मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा इसका। ये था पार्ट 1 क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नंबर 3 का। इसके बाद वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक।